Hello dear legal aspirants, welcome to MK Legal Shiksha, the way of learning. Dear legal aspirants, Specific Relief Act 1963 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की हम वीडियो सीरीज बना रहे थे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, चैप्टर 2 हम कर रहे थे सेक्शन 9 से सेक्शन 25। सेक्शन 9 से लेकर के सेक्शन 12 तक और सेक्शन 14 ये हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम सेक्शन 13 से 19 तक बात करेंगे। जो हम वीडियो लेकर आ रहे हैं ये लेकर आ रहे हैं स्पेशली फॉर द मेंस एग्जाम्स विद केस लॉज। और देखिए ये प्री का तो प्रिपरेशन आपका 110% इससे हो जाएगा, साथ में आपको मेंस में भी बहुत बेनिफिट मिलेगा इन वीडियो से। तो ये वीडियो नंबर 2 है। एक वीडियो और आएगा जिसमें ये पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए सेक्शन 13 की हम आज बात करने वाले हैं। राइट ऑफ परचेजर और लीजी अगेंस्ट द पर्सन विद नो टाइटल ऑन इम और इम्परफेक्ट टाइटल। देखिए आपको पहले इन दो टर्म्स को समझना होगा कि नो टाइटल का क्या मतलब है और इम्परफेक्ट टाइटल का क्या मतलब है। भाई नो टाइटल तो मतलब जिसका टाइटल है ही नहीं वहां पे, और इम्परफेक्ट टाइटल क्या होता है? इम्परफेक्ट टाइटल का मतलब होता है कि मान लीजिए ए और बी जो है ज्वाइंटली किसी एक लैंड है उसके ऑनर है और इसका पार्टीशन नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे ए क्या करता है, आपका ए इस लैंड के लिए बेचने की बात कर लेता है विदाउट कंसेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे जो ए का इसमें टाइटल तो है लेकिन पूरी तरह से टाइटल नहीं, वो बी की कंसेंट के बिना इसको नहीं बेच सकता क्योंकि दोनों इसके ज्वाइंट ऑनर है। तो जो टाइटल ए का यहाँ कहा जाएगा वो कहा जाएगा इम्परफेक्ट टाइटल। और परचेजर और लीजी का आपको पता ही है, परचेजर खरीदार होता है, लीजी जिसने जमीन लीज पे ली होती है। तो सेक्शन 13 जो यहाँ पे बात करेगा ये बात करता है राइट्स ऑफ द परचेजर और लीजी। देखिए परचेजर और लीजी के लिए जैसा भी यहाँ पे हो, यहाँ टोटल 5 राइट्स की बात की गई, टोटल 5 राइट्स दिए गए हैं। यहाँ पे कितने राइट्स दिए गए हैं? 5 राइट्स दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं? परचेजर और लीजी को, कि भाई अगर किसी ने किसी को जमीन बेच दी है, लीज पे दे दी है और ऐसे व्यक्ति ने दी है जिसका या तो टाइटल नहीं था या फिर वहां पे इम्परफेक्ट टाइटल हो जाता है। तो इसको देखिए, हम जो टीपीए पढ़ता है, हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हैं, वहां पे आपने सेक्शन 41 और 43 पढ़ा होगा, तो वो इसी की बात करते हैं। इसको हमेशा उस सेक्शन के साथ में पढ़िए। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 41 और सेक्शन 43, इन दोनों को ही आप सेक्शन 13 के साथ पढ़ना। हम इनकी भी बात करेंगे, पहले हम सेक्शन 13 को समझते हैं। देखिए ए यहाँ पे क्या कहता है? ए बात करता है कि भाई इफ द वेंडर और लेजर हैड सब्सिक्वेंटली टू कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर्ड एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी एंड द परचेजर और लीजी मे कंपेल हिम टू मेक गुड द कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ सच इंटरेस्ट। भाई अगर जो वेंडर या लीज देने वाला है या बेचने वाला है, वेंडर कौन हो गया? जो उसको बेच रहा है, और जो लीज पे दे रहा है उसको हम लेसर बोलते हैं। और वो उनका कोई इंटरेस्ट एक्वायर हो जाता है। मान लीजिए कैसे, देखिए एक को एग्जांपल समझेंगे हम, एक को ना हर एक चीज को है एक एग्जांपल से समझा जाएगा। कि मान लीजिए ए के पास एक लैंड थी और ये इसकी भाई दादा लाई प्रॉपर्टी है, मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। भाई इसके पिताजी की थी, तो पिताजी की डेथ के बाद किसको मिलेगी? ए को ही मिलेगी। इसने कहा कि ए ने कि भाई ऐसा है बी, ये जमीन मैं तुम्हें बेच देता हूं। लेकिन जब ये बात कही तब इस पे ए का कोई टाइटल नहीं था, ए हैज नो टाइटल। बाद में क्या है भाई, इसके पिताजी निकल लिए तो ये जमीन मिल गई ए को। ए का क्या आ गया इसमें? इंटरेस्ट आ गया। और जैसे इसमें ए का इंटरेस्ट आएगा, बी इसको कंपेल कर सकता है कि भाई अब मुझे जमीन दे दो, स्पेसिफिक अब जो आपका परफॉर्मेंस है वो करो आप। आई होप आपको क्लियर होगी ये बात कि देखिए ए का कोई टाइटल नहीं था, लेकिन जब उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, ये कौन था यहाँ पे? ये वेंडर था या लेजर, या तो इसने लीज के लिए भी किया जा सकता है या बेची हो, इसको बेचने के लिए बात की कि भाई जमीन मैं तुम्हें बेच देता हूँ। तो जैसे इसका इंटरेस्ट आ जाएगा, पिताजी चले जाएंगे, जमीन मिल जाएगी ए को, ए इसका बन गया टाइटल। तो टाइटल आने के बाद बी ए पे कंपेल कर सकता है एज पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 13।
चलिए ये तो हो गया इसका। अभी बात करते हैं दूसरे की। इनको थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि हम थोड़ा जगह हो जाए। हम हर एक को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम अच्छे से समझ पाएँ। अभी पढ़ते हैं हम बी को। ए आपको क्लियर हो गया, अभी बी की बात करेंगे। देखिए बी यहाँ पे क्या कहता है कि वेयर द कंकरेंस ऑफ अदर पर्सन इज नेसेसरी फॉर वैलिडेटिंग द टाइटल। देखिए यहाँ ये इम्परफेक्ट टाइटल की बात करेगा। एंड दे आर बाउंड टू कंकर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द वेंडर और लेजर, द परचेजर और लीजी मे कंपेल हिम टू प्रोक्योर सच कंकरेंस। क्या कह रहा है? अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले हम ऊपर बात की थी कि भाई हमारे मित्र थे मोहन जी। अभी हम ए बी का एग्जाम्पल है, नाम से लेंगे। मोहन जी थे, इन्होंने सोहन जी के साथ मिलके एक लैंड ले ली। इन दोनों की ये लैंड है भाई, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कोई अच्छा सा घर मान लेते हैं हम, ठीक है। तो भाई इन दोनों ने मिलके ले ली। तो मोहन ने क्या किया कि इसने रोहन के साथ एक डील कर ली कि भाई मैं ये घर तुम्हें बेच दूंगा, तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मोहन ने रोहन से। तो लेकिन सोहन की कंसेंट वाली नहीं गई, तो मोहन के पास कौन सा टाइटल है? इम्परफेक्ट टाइटल हो जाएगा। मोहन के पास आपका इम्परफेक्ट टाइटल है। तो यहाँ पे जो रोहन है, जो भाई आपका लीजी या परचेजर है, ही कैन कंपेल वेरी वेल टू मोहन कि भाई सोहन की कंकरेंस लो और इस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाओ आप। ये आपका बी इतनी सी बात कह रहा है। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। और मुझे कमेंट करके जरूर बताते रहें कि आपको चीज़ें समझ में कैसी आ रही हैं। मेरा एम ही है कि बेयर एक्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। और किसी भी स्टेट का जुडिशियल एग्जाम हो, वहाँ बेयर एक्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है माय डियर फ्रेंड्स। अभी हमने कहा था कि देखिए तीसरा राइट है वो भी आपके क्लॉज बी में ही इनहेरेंट है। देखिए यहाँ पे हमने अभी दो एग्जांपल से समझा, मोहनलाल वाले केस में और सेडवेल के केस में, कि भी थर्ड पार्टी या कंकरेंस लेना वो वेंडर का और लेजर का काम है। लेकिन मान लीजिए थर्ड पर्सन, हमने जैसे कहा था कि रेवेन्यू अफसर ने मना कर दिया, अगर जो थर्ड पर्सन है वो बाउंड टू गिव है, वो कन्वेंस देने के लिए थर्ड पर्सन बाउंड है, तो इन दैट केस कोर्ट उसको भी डायरेक्ट कर सकता है, उससे भी वो रेमेडी ली जा सकती है कि भाई उसको कन्वेंस देना पड़ेगा टू वैलिडेट दैट टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बी तक ही 3 राइट हो जाते हैं। अभी 4th राइट की मैं यहाँ बात कर लूँ। अभी आगे चलने से पहले मैं यहाँ 2 केस डिस्कस करना चाहता हूँ मैं, तो देख कि मेरे जो ये मित्र मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। मेंस के हिसाब से इसलिए बना रहा हूँ कि भी एमपी जुडिशरी का मेंस हो रहा है। तो देखिए सेक्शन 13 पे हमने बात की कि हमने कहा कि भाई ये बात करता है राइट्स की, किसके राइट्स की? आपके परचेजर के और आपके लीजी के राइट्स की। ठीक है, तो इसको 2 केस से हम समझते हैं। देखिए जो आपने अभी सेक्शन 13 का बी में क्या समझा कि भाई अगर कोई तीसरे व्यक्ति कंकरेंस लेनी है, इम्परफेक्ट टाइटल है, तो वो कंपेल कर सकता है। कौन? परचेजर और लीजी। किसको? वेंडर को और लेसर को, कि भाई आप परफॉर्मेंस कराओ। अभी देखिए इसको 2 केस से ना आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। तो जो पहला केस हमारा यहाँ पे है वह है मोतीलाल वर्सेस नानीलाल। मोतीलाल वर्सेस नानीलाल। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच में मुकदमा हो गया। किसको लेके? एक प्रॉपर्टी को लेके। ये एक प्रॉपर्टी थी, तो मोतीलाल साहब ने मुकदमा किया कि भाई नानी जी आप ये जमीन मुझे दिलवाओ। ये जमीन किसकी थी? नानी की थी। नानी ने बोला था कि मोतीलाल मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन ये उसका भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि भाई इसके लिए क्या था कि रेवेन्यू ऑफिसर की कंकरेंस लेनी जरूरी थी। रेवेन्यू ऑफिसर की कंकरेंस चाहिए थी, तभी ये जमीन ट्रांसफर हो सकती थी मोतीलाल को। तो मोतीलाल जी पहुंच गए कोर्ट में। कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया, उस वक्त प्रीवी काउंसिल थी वहां पे। ये प्रीवी काउंसिल का केस है। तो प्रीवी काउंसिल ने क्या कहा कि भाई नानीलाल ऐसा है, आप एप्लीकेशन लगाओ रेवेन्यू अफसर के पास और ये सैंक्शन लो, सैंक्शन ऑफ ट्रांसफर लो, और फिर इस जमीन को ट्रांसफर कराओ मोतीलाल के पास।
इट मीन्स कि यहाँ भी देखिए जिस सब किसी तीसरे आदमी का सैंक्शन जरूरी था, इसके पास भी जो टाइटल था वो इम्परफेक्ट था, क्योंकि परफेक्ट टाइटल वो होता है जिसमें उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे रेवेन्यू अफसर को थर्ड पार्टी माना गया और रेवेन्यू अफसर के पास सैंक्शन लेने की जो ड्यूटी है वो मोतीलाल की है, लेसर की है, वेंडर की है। ठीक है, तो कोर्ट ने यहाँ कहा कि भाई नानीलाल आपको लेना पड़ेगा और मोतीलाल को कराइए। ठीक, ये चीज आपको क्लियर होगी। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे क्या आ जाती है, और केस यहाँ पे हम देखेंगे। भाई ये तो बात हो गई कि जब रेवेन्यू अफसर ने दे दिया, मान लो रेवेन्यू अफसर मना कर देता तो, अब मान लीजिए रेवेन्यू अफसर बोले कि नहीं मैं सैंक्शन नहीं दे रहा, यानी कि जब थर्ड पार्टी ने मना कर दिया है या इम्पॉसिबल हो गया उससे लेना, तो उस केस में क्या होगा, उसके लिए हम एक केस समझते हैं। सेडवेल वर्सेस वेबस्टर, सेडवेल वर्सेस वेबस्टर 1980 का केस है ये। ठीक है, इस केस को देखिए क्या हुआ था। यहाँ पे कहा कि जब जो कंकरेंस है थर्ड पार्टी का वो प्रोक्योर नहीं किया जा सकता, वो नहीं लिया जा सकता। ठीक है, जो थर्ड पार्टी है उसका कंकरेंस पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे नहीं लिया जा सकता। या तो दे नहीं रहा, जैसे रेवेन्यू अफसर ने मना कर दिया, या ये लेना इम्पॉसिबल है, भाई ये नहीं देगा, ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो जो है परफॉर्म नहीं की जा सकती। यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन नॉट बी डिक्रीड, ये आपको याद रखना है। जब नहीं मिलेगा तो रेवेन्यू अफसर साहब मना कर देते तो नहीं मिलती उनको, मोतीलाल जी को जमीन नहीं मिलती। ठीक है, तो वहां लेकिन भाई ऐसे तो नुकसान हो गया, तो फिर सेडवेल को क्या मिला बेचारे को, लेकिन जो सूट रहेगा दैट इज ओनली सूट फॉर डैमेजेस। भाई डैमेजेस तो मिलेंगे, डैमेजेस को मना नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखिए दोनों केस एक चीज कंफर्म हो गई है कि अगर थर्ड पार्टी जिसका सैंक्शन या कंकरेंस जरूरी है वो लेना ही लेना है, और वो लेना किसकी ड्यूटी है, वेंडर की और लेसर की। और दिस इज राइट ऑफ परचेजर और लीजी टू कंपेल द वेंडर और लेजर कि भाई तुम उसका कंकरेंस लो और मुझे दो। और अगर कंकरेंस नहीं ले पाते हो थर्ड पार्टी का, इम्पॉसिबल हो जाता है, इन दैट केस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री ग्रांट नहीं की जा सकती, वो सिर्फ सूट फॉर डैमेजेस बन के रह जाता है। आई होप आपको ये चीज तो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। Now we will see the next subsection C. Where the vendor profess to sell unencumbered property. Unencumbered का मतलब होता है भार रहित, यानी जिसके ऊपर कोई भार ना हो। भाई भार रहित प्रॉपर्टी तो बेच रहा है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, मोर्टगेज है कहीं पे किसी अमाउंट के लिए, और वो अमाउंट जो है एक्सीड नहीं करना चाहिए परचेज मनी से। तो जो वेंडर है, ठीक है, ओनली ए राइट टू रिडीम इट, उसके पास राइट इतना अधिकार होगा कि उसे रिडीम कराए। और परचेजर उसको कंपेल कर सकता है कि भाई काम करो, तुम इस मोर्टगेज के पैसे दो और इस जमीन को फ्री कराओ, एक वैलिड डिस्चार्ज ऑब्टेन करो, वहां से एनओसी ले लो अपनी, और आल्सो अ कन्वेंस फ्रॉम दी मोर्टगेगी, और मोर्टगेगी से एनओसी लेकर आओ, भाई मुझे ट्रांसफर कराओ इसका डील, प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर कराओ। मान लीजिए ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई ये जो लैंड है ये मैं आपको बेच दूंगा, और ये भार रहित प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये सी के पास इसने गिरवी रख रखी थी, मोर्टगेज कर रखी थी। तो भाई इसका जो अधिकार है, इसको जो मोर्टगेज अमाउंट है जितने बेचने से, मान लो 2 लाख में बेचने की बात हुई, तो 1,80,000 रुपये आपका मोर्टगेज अमाउंट था यहाँ पे। भाई अमाउंट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये तभी आपका राइट होगा। तो यहाँ बी इसको कंपेल करेगा कि काम कर भाई सी को पैसे दे दे, और सी से एक एनओसी लेकर आ कि भाई इसका टाइटल फ्री है और ये प्रॉपर्टी मुझे दे दे। ये आपका इतनी सी बात कह रहा है। चलिए अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट डी, वेंडर और लेजी शूज फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लीजिए जो वहां पे जो मुकदमा होता है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का होता है, और सूट इसलिए डिसमिस कर दिया जाता है कि भाई वहां पे टाइटल जो वो इम्परफेक्ट है, या तो टाइटल नहीं है
या वो इम्परफेक्ट है। भाई मुकदमा किसने किया? वेंडर ने किया था और लेजर ने किया था। किसके ऊपर किया था? परचेज और लीजी के ऊपर। क्यों हो गया कि टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल था, वहां पे टाइटल था ही नहीं। तो जो डिफेंडेंट है उसके पास एक अधिकार है कि उसे उसका हक वापस मिले। दिस इज राइट ऑफ द डिफेंडेंट का मतलब यहाँ पे कौन है आपका? परचेजर और लीजी, ये आपके दोनों डिफेंडेंट हैं इस केस में। तो भाई इनको इनका अमाउंट जो इन्होंने डिपॉजिट किया था वो वापस मिलना चाहिए विद इंटरेस्ट या विद कॉस्ट, जैसा न्यायालय को उचित लगे वैसा इनको मिल जाना चाहिए। तो वो सारा अमाउंट जो है इनका, जो इन्होंने डिपॉजिट किया था, भाई कॉस्ट के साथ और इंटरेस्ट के साथ इनको मिल जाना चाहिए, ये इनका अधिकार है। तो अधिकार नंबर हो गया ये इनका 5। अभी एक प्रोविजन आ जाता है 13(2) में कि जो हमने अब तक पढ़ा वो हमने सब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड पढ़ा, और ये कि पांचों के पांचों राइट मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। बस इतना सा आपको याद रखना है। तो सेक्शन 13 आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अभी चलते हैं 14A पे। 14 हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ही लिया था, हमने 10 के साथ 14 को पढ़ा था। अभी आ जाइए 14A पे कि पावर ऑफ कोर्ट टू इंगेज एक्सपर्ट। देखिए कोर्ट के पास एक अपनी पावर होती है कि वो किसी एक्सपर्ट को, यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन की यहाँ बात की गई है, ठीक है। जैसे एविडेंस में आप 45 से एक्सपर्ट ओपिनियन पढ़ते हो, यहां भी वही एक्सपर्ट ओपिनियन की बात की गई है। एक्सपर्ट ओपिनियन का देखिए क्या मतलब है यहाँ पे। सबसे पहले तो इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लीजिए एक चीज यहाँ पे कि ये जो सेक्शन है आपका पूरा का पूरा, ये 2018 की अमेंडमेंट में डाला गया है, नया सेक्शन डाला गया है बिल्कुल, ठीक है। तो भाई ये आपके लिए इस एग्जाम के लिए इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये 2018 की अमेंडमेंट का है। और ये कहता है कि अगर कोई भी मुकदमा फाइल किया जाता है अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और कोर्ट को अगर ये लगता है जरूरी कि भाई हमें एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेनी चाहिए सो दैट कि हमें एक असिस्टेंस मिले कि जो स्पेसिफिक इशू यहाँ पे इन्वॉल्व है सूट का, उसका हम डिसीजन ले सके, तो भाई वो एक्सपर्ट को एंगेज कर सकता है। वो एक्सपर्ट एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उनको डायरेक्शन देगा कि भाई तुम अपनी रिपोर्ट सबमिट करो कोर्ट में, ठीक है। और उनको भी वो एग्जामिन कर सकता है, और डॉक्यूमेंट के साथ में, डॉक्यूमेंट जो देंगे रिपोर्ट वो तो करेगा ही। तो यहाँ पे कोर्ट में आल्सो रिक्वायर डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन टू दी एक्सपर्ट। भाई कोर्ट कह सकता है किसी को भी व्यक्ति को कि तुम एक काम करो, जो एक्सपर्ट से आप पूछ रहे हो उनको बताना पड़ेगा आपको, उसको एसेस प्रोवाइड करानी पड़ेगी। भाई मान लो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है तो भाई वहां पे जाए तो एक्सपर्ट तभी तो ओपिनियन देगा, तो उसको एक्सेस भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। वो कोई डॉक्यूमेंट मांगता है, कोई गुड्स मांगता है तो उसके इंस्पेक्शन उनको भी देना पड़ेगा, मूवेबल प्रॉपर्टी की अगर बात है तो भैया यहाँ पे दे दिया गया कि पावर ऑफ द एक्सपर्ट क्या क्या होंगी थ्रू द कोर्ट, ये सारी थ्रू दी कोर्ट होंगी। और जो उसकी ओपिनियन और रिपोर्ट है ये रिकॉर्ड का एक हिस्सा बन जाएगी, इट विल बी ए पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सूट। और कोर्ट की परमिशन के साथ कोई भी पार्टी इसको पर्सनली एग्जामिन कर सकती है, किसको? उसकी रिपोर्ट को भी और उस एक्सपर्ट को भी इन एन ओपन कोर्ट, अलग से नहीं, किसी खोपचे में ले जाके नहीं करना है, ओपन कोर्ट में करना है। यहां पे ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उसकी ओपिनियन में जैसा कि इंस्पेक्शन उसने किया है उसी से रिलेटेड उससे क्वेश्चन आंसर किए जा सकते हैं। भाई ठीक है, ये बात तो सही होगी, अभी एक्सपर्ट चला गया ओपिनियन लेने के लिए आपका, लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन तभी देगा, उसको कुछ खर्चा पानी तो चाहिए। भाई कानून के जितने भी काम काज है ना बिना पैसे के नहीं होते हैं। तो एक्सपर्ट जो है यहाँ पे इंटाइटल है फीस, कॉस्ट और एक्सपेंस के लिए, जैसा कि न्यायालय उसको उचित लगे। जब न्यायालय जो दे देगा वही बात है, जो कोर्ट माई बाप दे दो वही सही है, लेकिन खर्चा पानी जरूर दे दो, क्योंकि कोर्ट को खुद तो देना नहीं होता, देंगी पार्टीज। तो ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन एक हो जाता है, इसको थोड़ा सा आप जरूर देख लें। चलिए अभी सेक्शन 15 पे चलते हैं। सेक्शन 15 आपका देखो बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। भाई अब तक हम कह रहे थे कि भी ठीक है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलाओ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलाओ। भाई कौन किसको दिलाओ, कौन ले सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? अब ये सेक्शन 15 इसकी बात करेगा। तो देखिए कौन कौन ले सकता है। सबसे पहले तो पार्टी, देखिए पार्टी दोनों हो सकती हैं आपकी,
भाई जिसने कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ किया है, ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब बी ए को बोल सकता है और ए बी को बोल सकता है, तो दोनों ही पार्टीज। अब मान लीजिए ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई मैं तुम्हें कुछ भी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगा, और इसका एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव था भाई कोई वहां पे, ठीक है, इसका एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जो इंटरेस्ट में, रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हो आप, और या फिर कोई प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि मान लीजिए भाई ये कोई बहुत बड़ा अंबानी है, मतलब कोई बड़ा बिजनेसमैन है, और इसका एक एजेंट है ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। अब भाई ए भाई साहब जो है वो नहीं रहे, तो भाई जो इसका बड़ा बिजनेसमैन जो इसका प्रिंसिपल था वो बी को शू कर सकता है फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। यही आपका ये बात कह रहा है कि अगर बीच वाला बंदा नहीं रहता तो उसका रिप्रेजेंटेटिव या उसका प्रिंसिपल अदर पार्टी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सू कर सकता है अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अंडर सेक्शन 15। अभी आ जाइए, एक प्रोवाइजो दे दिया यहाँ पे इसने, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको, इससे रिलेटेड एक प्रोवाइजो दे दिया है। ये कह रहा है कि अगर जहां पे कॉन्ट्रैक्ट किसी स्किल, सोलवेंसी और एनी पर्सनल क्वालिटी ऑफ सच पार्टी इज ए मटेरियल इंग्रेडिएंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। भाई मान लीजिए आपने एम एफ हुसैन साहब से कॉन्ट्रैक्ट किया था, ए ने एम एफ हुसैन से कॉन्ट्रैक्ट किया कि एम एफ हुसैन साहब आप एक काम, मेरी एक पेंटिंग बनाओ। भाई वो पेंटिंग एम एफ हुसैन ही बना सकता और कोई बना नहीं सकता। तो जहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो क्या इंक्लूड कर रहा है, आपका एक मटेरियल इंग्रेडिएंट है किसकी, इनकी पर्सनल क्वालिटी। भाई यही अच्छे पेंटर हैं, यही बना सकते हैं, दूसरा कोई अच्छी पेंटिंग बना नहीं सकता। तो जहां पे कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करता है कि इसका इंटरेस्ट शैल नॉट बी असाइन, हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट में फिर ये बात होगी, ए ने कहा कि मेरी पेंटिंग बनानी है और उमैम हुसैन बोला कि भाई देख तेरे कहने से मैं बना दूंगा, लेकिन कल को कोई तेरा रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, तेरा प्रिंसिपल आ जाए, तो मैं नहीं बनाऊंगा। ये बात कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी गई। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी गई तो भैया जी ये फिर क्या है, फिर इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। समझ गया मेरी बात को। अगर वहीं पे कह दिया गया है कि भाई किसी और की बात नहीं सुनी जाएगी तो नहीं सुनी जाएगी, अनलेस एक और प्रोवाइजो के अंदर प्रोवाइजो घुसाया देखिए उन्होंने यहाँ पे कि सच पार्टी हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड हिज पार्ट। अब पहला प्रोवाइजो तो क्या था कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है तो नहीं कराएगा, लेकिन अब मान लीजिए ए ने इसे कॉन्ट्रैक्ट किया था और यहाँ ए ने इसको 20 लाख रुपए दिए थे कि भाई 20 लाख ले ले, बड़े पेंटरों मेरी एक पेंटिंग बना दो, तुम कोई घर की पेंटिंग बनवानी थी इसको किसी की। अब ए भाई साहब नहीं रहे, तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव या प्रिंसिपल हैं वो क्या करेंगे, भाई एक पार्टी ने तो अपना काम कर दिया ना, तो दूसरी पार्टी वहां क्या करेगी कि जो रिप्रेजेंटेटिव है या उसका जो प्रिंसिपल है उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम पैसे लिए हो ना उनसे भाई, तो काम करो, करना पड़ेगा, काहे नहीं करोगे। तो ये आपका प्रोवाइजो आपको समझ में आ गया होगा। अगला बात करता है कि वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ए सेटलमेंट ऑन मैरिज और कॉम्प्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, एनी पर्सन बेनिफिशियली इंटाइटल्ड देयर अंडर। भाई ये क्या होगी, ये क्या बात होगी। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि सेटलमेंट ऑफ मैरिज, मान लीजिए भाई एक श्री आपके कोई महान व्यक्ति थे, मोहन साहब ही नाम याद आता है, बचपन से ही पढ़ा है, और रोहन साहब, दोनों में दोस्ती थी। दोनों बोले कि ठीक है जी, मोहन ने कहा कि अगर आपका बेटा हमारी बेटी से शादी कर लेगा तो हम उसको ये जो अपना बंगला है इतना बड़ा हम बनाए हैं ये उसको दे देंगे। ये क्या है, सेटलमेंट ऑफ मैरिज है। कॉम्प्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम फैमिली, या फिर एक ही फैमिली के मेंबर हैं उनके बीच में अगर कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जो उनके डाउटफुल राइट्स को दिखाता है, तो उसमें से कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, भैया तो जो लड़की या वो लड़का या इनमें से कोई भी मेंबर जो है वो एंटाइटल्ड होगा उस बेनिफिट के लिए। डी देख लेते हैं, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू बाय ए टेनेंट फॉर लाइफ इन ड्यू एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ द रिमाइंडर मैन। ये रिमाइंडर मैन कौन होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। मान लीजिए कि मोहन भाई साहब ने क्या किया यहाँ पे, ये मोहन भाई साहब ने यहाँ पे क्या किया कि इन्होंने रोहन भाई साहब को अपनी प्रॉपर्टी लाइफ टाइम के लिए दे दी।
अब रोहन भाई साहब निकल गए और उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव बच गया बीच में, आरपी सिंह साहब। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो रिप्रेजेंटेटिव बच गया भाई वो कौन है, रिमाइंडर मैन है जो इसके बाद बच गया, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकता है। ये क्या कहता है, द रिवर्सनर इन पोजेशन ऑफ द एग्रीमेंट इज अ कन्वीनेंट इंटर्ड इनटू हिज प्रीडेसर्स इन टाइटल एंड रिवर्सनर इन दी इंटाइटल टू द बेनिफिट ऑफ सच कन्वीनेंट। देखिए जो आपके हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट वगैरह हिंदू लॉज जो थे उनसे 1937 से पहले यूज होते, अभी ये यूज नहीं होते हैं। तो इन दोनों को आपको पढ़ने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, इन दोनों के आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बस नॉर्मल देख लीजिए, एग्जाम पढ़ने से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्या नहीं पढ़ना वो भी जरूरी है। अभी आ जाता है आपका अगला नेक्स्ट FA। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2018 के अमेंडमेंट में डाला गया है। ये आप यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो FA है ये आपका 2018 की जितने अमेंडमेंट डाली है उन सबको तो आपको याद रखना ही रखना है। चलिए इसी को हम पढ़ते हैं कि व्हेन अ लिमिटेड लायबिलिटी LLP की बात कर रहा है यहाँ पे, हैज इंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम्स अमेलगमेटेड विद अनदर LLP, द न्यू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विच अराइज आउट ऑफ द एमलगेशन। देखिए ये यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए आपको ना मीनिंग से थोड़ा पता होना चाहिए। एमलगेशन क्या होता है, एमलगमेशन का मतलब होता है एकीकरण करना, शामिल हो जाना। ये कह रहा है कि एक LLP थी, ये दूसरी LLP के साथ मिल गई तो भी एक नई पार्टनरशिप फर्म बनी इससे। तो जो नई पार्टनरशिप फर्म बनी ये भी उसी तरह से शू कर सकती जैसे ये शू कर सकती थी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्लियर हो गई आपको बात कि भाई एक LLP दूसरी LLP के साथ मिलके एक नई LLP बना लेती हैं। तो जो नया आपका जो पार्टनरशिप फर्म बना है वो इन्हीं की तरह से जहां ये कर सकती थी वो भी अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट कर सकती हैं। नेक्स्ट कहता है व्हेन ए कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम्स एमलगमेटेड विद अनदर कंपनी। ये सेम LLP वाली बात कंपनी पे आ गई। तो जो नई कंपनी बनेगी भाई उसके बाद वो भी कर सकती है। नेक्स्ट कह रहा है कि when the promoters of a company have before its incorporation entered into a contract for the purpose of the company, भाई जो प्रमोटर हैं कंपनी के वो किसी कंपनी के बनने से पहले ही कहीं कॉन्ट्रैक्ट में चले गए हैं तो सच कॉन्ट्रैक्ट इज वारंटेड बाय टर्म्स ऑफ द इनकॉर्पोरेशन द कंपनी, लेकिन वो फॉर द पर्पज ऑफ कंपनी होना चाहिए। आपको याद रखना है यहाँ पे प्रोवाइजो यहाँ पे कहता है कि द कंपनी हैज एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट एंड हैज कम्युनिकेटेड सच एक्सेप्टेंस टू द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे एक प्रोवाइजो दे दिया कि उस एक्सेप्टेंस को कंपनी ने एक्सेप्ट किया होना चाहिए इनकॉर्पोरेशन होने के बाद। और दूसरी पार्टी को एक मैसेज भी दिया जाना, नोटिस दिया जाना चाहिए कि भी ठीक है आपकी बात हमने रख ली है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनी भी आपके साथ रखेगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अभी हम देखते हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 बात करता है पर्सनल बार्स टू रिलीफ। देखिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन फेवर ऑफ पर्सन। 15 में आपने बात की कि कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 16 में हम बात करेंगे कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये दो ही डिफरेंस यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए कौन नहीं कर सकता है, यहाँ पे ये चीज़ देख लेते हैं। इसमें भी 2018 में अमेंडमेंट हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो क्लोज ए है ये 2018 में आया था आपका। तो मैं 2018 के बता रहा हूँ, देखिए वो तो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं आपके, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट हैं आपके। आपका AC ये दोनों के दोनों जो अमेंडमेंट हैं आपके 2018 के आ जाते हैं। चलिए अब हु हैज ऑब्टेन सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस में सेक्शन 20 देखिए ये पूरा का पूरा सेक्शन ही चेंज कर दिया गया था 2018 के अमेंडमेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसकी भी हम बात करेंगे। तो वो नहीं कर सकता जिसने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले ली है। कैसे होती है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, हम वो बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए A ने B से कहा कि मुझे 50 किलो राइस दे देना तुम। अब B ने कहा कि राइस तो भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया पहले, तो बाद में B बोलता कि जी राइस तो नहीं दे सकता मैं। तो ठीक है बोला आप एक काम करो मुझे गेहूं दे दो, वीट दे दो। राइस मांगा था, राइस को लेके कॉन्ट्रैक्ट था और वीट का कि वीट दे सकता हूं भाई मैं, तो ठीक है वीट दे दो भाई। तो A ने क्या किया, अभी सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया। तो A बाद में क्या करता है, ये B के ऊपर शू कर देता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जी हमारा तो राइस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, पूरा कराओ।
तो कोर्ट कहेगा कि बेटा आप तो सब उसके बदले गेहूं ले चुके हो और चावल के बदले, तो किस बात का कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूटरी परफॉर्मेंस करवा ली है, तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते। अगला कहता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति था, भाई साहब थे हमारे, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपकी एक अच्छी सी पेंटिंग बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि इनके दोनों जो हाथ थे बेचारे के, वो किसी एक्सीडेंट में कट गए। तो अभी आपके लिए पेंटिंग तो क्या कुछ नहीं बना सकते, खुद के लिए कुछ नहीं बना सकते, चाय नहीं बना पाएंगे अब, तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया है। तो भाई आपने कोर्ट में नहीं खिलाफ मुकदमा कर दिया कि जी देखो मेरी पेंटिंग तो बनवाओ इनसे, ऐसे नहीं चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट किया था इन्होंने मेरे साथ। तो क्या कोर्ट इनसे बनवा सकता है क्या वो पेंटिंग, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है कि नहीं? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, ठीक है। तो भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है यहाँ पे? नहीं हो सकती है। तो ये वही कह रहा है कि जहां पे इनकैपेबल हो जाता है परफॉर्मिंग, या वो कोई ऐसी एसेंशियल टर्म को वायलेट कर देता है कॉन्ट्रैक्ट की, जिससे कॉन्ट्रैक्ट ही खराब हो गया ऑन हिज पार्ट, या वो फ्रॉड का इस्तेमाल करता है व्यक्ति, उसको भी भाई तुमने खुद फ्रॉड किया कॉन्ट्रैक्ट में और तुम्हें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी चाहिए, तो ऐसे आदमी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अभी सी में जो ऐड किया गया 2018 में, वो कहा गया था कि हु फेल्स टू प्रूव, भाई जो व्यक्ति ये फेल हो जाता है कि भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसको देखो हम एक चीज से समझेंगे, हम सेक्शन 16 का एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि भाई ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया यहाँ पे ए ने बी से कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा, लेकिन ए ने अपना काम किया ही नहीं। मान लो इनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों के बीच में कि मैं आपको 500 रुपये दूंगा, आप मुझे वो बुक दे देना, मान लीजिए कुछ इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। अब भैया इसने अपना दिया ही नहीं, काम किया ही नहीं, अपना पार्ट पूरा नहीं किया, और ये कोर्ट को बोलता है जी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसको बोलो अपना काम करे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे ये इतना ही कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए सीधी सी बात ये है कि आपके एमपी में एक क्वेश्चन भी आता है इस रिलेटेड, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे अभी, तो आपको चीज और भी क्लियर हो जाएगी। फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज सी वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स अ पेमेंट ऑफ मनी, अगर पेमेंट ऑफ मनी इन्वॉल्व है तो ये जरूरी बिल्कुल नहीं है प्लेंटिफ के लिए कि वो एक्चुअली टेंडर द मनी टू द डिफेंडेंट और टू डिपॉजिट द कोर्ट एनी मनी एक्सेप्ट व्हेन सो डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। भी कोर्ट डायरेक्ट नहीं करा तो कोई जरूरी नहीं कि वो पैसे जमा कराए, जरूरी नहीं है। और प्लेंटिफ मस्ट प्रूव, यहाँ पे मस्ट प्रूव वर्ड यूज हुआ है, ये भी 2018 में जोड़ा गया था। परफॉर्मेंस और रेडीनेस और विलिंगनेस टू परफॉर्म की जनाब देखिए मैं तो काम करने को तैयार हूँ, ये उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं अपना पार्ट करने को तैयार हूँ। सेम एग्जांपल शायद एमपी एग्जाम में आया था। देखिए क्या होता है यहाँ पे कि एक व्यक्ति जाता है मोहन, वहाँ मोहन नहीं था, वहाँ ए लिखा था। ये क्या करता है, एक ज्वेलर है अपना ज्वेल सिंह ज्वेलर के पास अपनी कुछ गहने गिरवी रख देता है। क्या रख देता है, गहने, और उसे एक लोन ले लेता है। पर ये ज्वेलर जो है ना बहुत ही फ्रॉडी आदमी था। इसने क्या किया भाई, टाइम पूरा होने से पहले उन गहनों को बेच दिया, गहनों को इसने बेच दिया भाई। अब इसके पास वो ज्वेलरी नहीं है, इसने बेच दी ज्वेलरी मोहन की। तो मोहन ने क्या किया कि मोहन ने इससे जो अमाउंट लिया, जो लोन लिया था, मान लीजिए इसने इसे 10,000 रुपये लिए थे, मान लेते हैं 10,000 रुपीज लिए थे। तो मोहन क्या करता है, ये पहुंच जाता है कोर्ट में, और कोर्ट तो कहता है कि जी उसने मेरे गहने बेच दिए, गलत, मुझे मेरे गहने वापस दिलाए जाएं। तो कोर्ट पूछेगा भाई जो तुमने लोन लिया था क्या तुमने उसको वापस दे दिया? बोला ना जी वो तो नहीं दिया है। तो भैया आप यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपना पार्ट तो किया ही नहीं। तो यहाँ पे मोहन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जी मैं तो 10,000 रुपये देने को तैयार हूँ, पर उसने मेरे गहने बेच दिए हैं, ये लो 10,000 मैं उसको दे देता हूँ। तो आइदर ही इज विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट और ही हैज परफॉर्म्ड हिज पार्ट, देन ओनली ही कैन शू द अदर पार्टी फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। तो इस एग्जाम्पल से आई होप आपको ये सेक्शन अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। तो 15 ने बात की कि कौन कर सकता है, 16 ने बात की कौन नहीं कर सकता। पर्सनल बास टू रिलीफ का मतलब वही है कि जो व्यक्ति स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर सकता यहाँ पे। चलिए
हमने सेक्शन 13 में जो बात की थी अभी वो हम सेक्शन 17 में करें। यहाँ आपको यू हैव टू रिमेंबर सेक्शन 13 राइट्स ऑफ परचेजर एंड लीजी। देखिए कह रहा कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट द प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज नो टाइटल। तो 13 में हमने किसकी बात की थी? नो टाइटल की बात वहां भी की थी और हमने इम्परफेक्ट टाइटल की बात भी की थी। दोनों बातें हमने सेक्शन 13 में की थी। तो ये भी वही बात कह रहा है कि अब कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, भाई या तो बेचने के लिए या किराए पे देने के लिए, कैन नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स इन फेवर ऑफ ए वेंडर। वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं की जा सकती किसी वेंडर और लेजर के खिलाफ। कब? हु नोइंग हिमसेल्फ नॉट टू हैव एनी टाइटल टू द प्रॉपर्टी हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल और लेट द प्रॉपर्टी। भाई जिसको पता था कि उसके पास कोई टाइटल नहीं है, ठीक है, और फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता वहां। या जो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हुआ और उसे भाई लगा था कि उसके पास गुड टाइटल है, एंड कैन नॉट एट द टाइम फिक्स्ड बाय पार्टीज बाय कोर्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सेल और लेटिंग गिविंग द परचेज और लीजिए टाइटल फ्री फ्रॉम रीजनेबल डाउट। यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही आप सेक्शन 13 के साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई फ्यूचर प्रॉपर्टी है, मुझे लगता है कल को मेरे पास आएगी, तो क्या फिक्स टाइम है कब उसके पिताजी निकलेंगे, जो हमने एग्जाम्पल की बात की, तो कब प्रॉपर्टी का टाइटल उसको मिलेगा। तो ये दोनों ही सेक्शन आपके लिए एक साथ पढ़ने के हैं, 13 और 17। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पे। भाई 18 बात करता है नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन, कि जहां पे प्लेंटिफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना चाहता है किसी कॉन्ट्रैक्ट का जो कि राइटिंग में है, टू इज द डिफेंडेंट सेट अप अ वेरिएशन, और डिफेंडेंट ने क्या किया, उसमें एक वेरिएशन कर दिया, कोई उसमें क्या कर दिया, वेरिएशन कर दिया। तो वहां पे जो प्लेंटिफ है कैन नॉट ऑब्टेन द परफॉर्मेंस आउट एक्सेप्ट द वेरिएशन सो सेटअप इन द फॉलोइंग केसेस। भाई वेरिएशन उसको प्रूव करना पड़ेगा प्लेंटिफ को कि जी वो बाई फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस रिप्रेजेंटेशन से है। द रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच परफॉर्म इट्स आउट इज इन इट्स टर्म्स और अफेक्ट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द पार्टीज एग्री टू डू एंड डज नॉट कंटेन ऑल द टर्म एग्रीड बिटवीन द पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच द डिफेंडेंट एंटर इनटू द एग्रीमेंट। कि भाई जो वेरिएशन हुआ ना, वहां पे फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से हुआ है। और जहां पे जो ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टीज है वो वाज टू प्रोड्यूस अ सर्टेन लीगल रिजल्ट विच द कॉन्ट्रैक्ट एज फ्रेम्ड इज नॉट कैलकुलेटेड टू प्रोड्यूस। भाई वेरिएशन जो किया गया था वो एक लीगल रिजल्ट के लिए किया गया था, और वेयर द पार्टीज हैव सब्सिक्वेंटली टू द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेरिड इट्स टर्म। भाई दोनों पार्टी ने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो वेरिएशन वहां पे किया था। तो भी नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन, तो वेरिएशन के लिए उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वेरिएशन किस वजह से था, तभी जाके वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। 19 यहां पे बात कर रहा है कि रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्संस क्लेमिंग अंडर देम बाय ए सब्सिक्वेंट टाइटल। भाई एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। भाई किसके खिलाफ किया जा सकता है, 15 में पढ़ा कौन कर सकता है, 16 में पढ़ा कौन नहीं कर सकता, 19 बात करेगा कि किसके खिलाफ किया जा सकता है। तो देखिए जो पार्टीज तो उसमें भी था, इसमें भी है, क्योंकि भी ए करेगा तो बी के खिलाफ, बी करेगा तो ए के खिलाफ। तो पार्टीज ईदर पार्टीज, किसी भी एक पार्टी के खिलाफ किया जा सकता है, दोनों के खिलाफ नहीं, एक के खिलाफ, एक तो पार्टी मुकदमा लेकर आएगी। या फिर कोई भी व्यक्ति जो बाय ए टाइटल सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट accept the transferee for the value who has paid his money in good faith and without notice to the original contract। सिर्फ उस ट्रांसफरी को छोड़ के जिसने अपने पैसे गुड फेथ में दिए हैं और ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के नोटिस के बिना दिए हैं, उसको पता ही नहीं था उसमें क्या है। उसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति है जिसकी कोई टाइटल अराइज होता है सब्सिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो उसके खिलाफ भी किया जा सकता है। Any person claiming under a title which though prior to the contract are known to the plaintiff
माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट। वह कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस टाइटल के अंदर क्लेम कर रहा है, हालांकि जो कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही प्लेंटिफ को ये पता था कि भाई डिफेंडेंट हैव बीन डिस्प्लेस्ड। अब यहाँ पे एक सीए ऐड किया गया 2018 में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि जहाँ पे एलएलपी की हम बात करते हैं यहाँ भी कि कोई एलएलपी है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है और वो दूसरी एलएलपी के साथ मिल जाती है, एलएलपी प्लस एलएलपी हो जाता है और वो एक नई पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। तो जो नई लाइबिलिटी वाली फर्म, नया जो न्यू एलएलपी बनेगी इन दोनों के मिलने से, ठीक है, उसके खिलाफ भी किया जा सकता है, सेम कंपनी के खिलाफ किया जा सकता है इस केस में, ठीक है भाई। और जहाँ पे जो प्रमोटर है, सेम वही ग्राउंड है यहाँ पे जो पहले हम पढ़ चुके हैं 16 में, उसके खिलाफ भी किया जा सकता है, जो कर सकता है उसके खिलाफ भी किया जा सकता है। आपको इस तरह से इसको याद रखना है, ठीक है। इसका मैं कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं जिससे इजी हो जाएगा। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि कोई एक लैंड थी भाई, ये ज़मीन है, ये लैंड ए ने कहा बी को कि मैं तुम्हें 5000 में दे दूंगा, लेकिन एक बंदा आ गया बाद में सी, जिसे इस कॉन्ट्रैक्ट की नॉलेज थी, उसने ए ने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फिर कि 6000 रुपये में वो सी को दे देगा। तो बी क्या है, इन्फोर्स कर सकता है कि सी को कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराए उस कॉन्ट्रैक्ट की, कि यानी कि वो जमीन उसे मिलनी चाहिए क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्ट उससे होता। तो भाई सी को, लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हमने बात की है, सी को नॉलेज होना चाहिए इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रायर मेकिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट सी मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्ट। यू गॉट माई पॉइंट। तो यही चीज है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए, कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं तुम्हें कोई सर्टेन लैंड, ऐसा है एक लैंड है वो तुम्हें बेच दूंगा। तो इससे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता, ए जो है ये क्या बन गया, लुनाटिक हो गया, ये पागल हो गया, बावड़ा हो गया ये। अभी तो बावड़ा हो गया भाई, क्या किया जाए। तो जो सी है ये अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है, और बी जो है, अब इसकी जगह कौन आ गया, सी आ गया, सी इसकी जगह अपॉइंट हो गया है। तो जो बी है ये सी को कंपेल कर सकता है फॉर दिस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है भाई। आई होप आपको इन दोनों एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो गया होगा। तो यहां तक हमने सेक्शन 19 को विद एग्जाम्पल समझा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। सेक्शन 20 अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट में करेंगे हम। देखिए जो सेक्शन 20 है 2018 में इसमें काफी मेजर चेंजेस किए गए क्योंकि पूरा सेक्शन ही रिप्लेस कर दिया गया है। तो यहाँ पे पूरा जो मीनिंग है वही बदल गया है, इसीलिए मैं उस सेक्शन 20 को हमने यहाँ कवर नहीं किया है। सेक्शन 20 से सेक्शन 25 नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, हमारे वीडियो नंबर 3 में, और वहां पे आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन 9 से 25 तक। और आई होप उसमें आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, साथ ही आप मेल भी कर सकते हैं हमें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जहां पे क्वेश्चन पोल और स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, वर्क हार्ड, जय हिंद।